ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो अपनी हरियाली और खूबसूरती के लिए जाना जाता था। लेकिन इस साल इस गांव के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। तबे जैसी गर्म जमीन और महीनों से बरसात न होने के कारण गांव की नदियां, तालाब और कुएं सूख गए थे। गांव के सारे किसान बेबस हो चुके थे क्योंकि खेत बंजर पड़े थे और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। इसी गांव में एक गरीब किसान संतोष और उसकी पत्नी सावित्री रहते थे। इनके साथ एक मासूम सी बच्ची गुड़िया भी रहती थी जो अभी नवजात थी। संतोष ने खेती के लिए गांव के सबसे खराब इंसान सेठ चंद्र से ब्याज पर कुछ पैसे लिए थे। सेठ चंद्र गांव का सबसे अमीर और निर्दय इंसान है। वह अपने उधार दिए हुए पैसे लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। गांव में पानी न होने के कारण संतोष की खेती खराब हो चुकी थी। संतोष और उसकी पत्नी पैसे न होने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। एक शाम जब तेज गर्म हवाएं चल रही थीं, तो संतोष और उसकी पत्नी घर में वार्तालाप कर रहे थे। अब क्या करें जी? पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं और ऊपर से सेठ चंद्र का कर्ज। मैं कुछ इंतजाम करूंगा सावित्री, लेकिन अभी तो हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं है। वे दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वह और कोई नहीं बल्कि सेठ चंद्र था, जिसने संतोष को उधार पैसे दिए थे। संतोष, बाहर निकल, नहीं तो घर में घुसकर खींच निकालूंगा। सावित्री गुंडों की आवाज सुनकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। देखा जी, मैं कह रही थी ना, वह हमें मार डालेगा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम घबराओ मत, मैं बात करूंगा। अगर बात नहीं बनी तो तुम पीछे के दरवाजे से भाग जाना। संतोष जैसे ही घर के बाहर आया तो सेठ चंद्र उससे गुंडागर्दी करने लगा। वह उससे डरा धमका कर अपने पैसे मांगने लगा। मुझे बहाने मत सुना, मेरे पैसे निकाल। सेठ जी, बस कुछ समय दे दीजिए। इस बार सूखा पड़ गया, मेरी फसल बर्बाद हो गई। सूखा पड़ा या तेरी नीयत खराब हो गई? मेरे आदमी, इसको सबक सिखाओ। सेठ चंद्र के आदमी संतोष को बेरहमी से पीटने लगते हैं। सावित्री अपने पति को घर में से पिटते हुए देख रही थी। उसने सोचा कि अब यहाँ से भागने का समय आ गया है। वह गुड़िया को लेकर चुपके से घर के पीछे वाले दरवाजे से निकलकर भाग जाती है। भागते भागते सावित्री गांव के बाहर बहने वाली खारे पानी की नदी के पास पहुंच जाती है। वह थक गई और वहीं एक पत्थर के पास बैठ गई। लेकिन फिर वह पीछे देखती है तो सेठ चंद्र के आदमी उसका पीछा कर रहे थे। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वहीं नदी किनारे एक नाव रखी हुई थी। नाव पानी के बहाव से बहुत दूर चली जाती है, लेकिन गुंडे सावित्री को पकड़ लेते हैं। जब गुंडे सावित्री को लेकर घर गए तो उसने देखा कि उसका पति लहू लुहान होकर पड़ा हुआ था। हे भगवान, संतोष, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब इसका आदमी मर गया, इसे भी मार दो या फिर गांव वालों के मनोरंजन के लिए छोड़ दें। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। तू बहुत बोलती है, ले जाओ इसे और इसकी लाश को संतोष की चिता के साथ जला दो। सावित्री को आग की लपटों में आता देख किसी को भी उस पर दया नहीं आई, क्योंकि किसी की भी सेठ चंद्र के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही समय में दोनों पति पत्नी के शव राख में बदल गए। उसकी बेटी गुड़िया को हमें दे दो, हम उसे पाल लेंगे। बेटी? कौन सी बेटी? वह तो कहीं मर गई होगी, भूखी प्यासी भटकती होगी, अब तक खत्म हो चुकी होगी। सारा गांव गुड़िया को ढूंढने लगा, लेकिन गुड़िया का कोई अता पता नहीं चला। इस साल का सूखा संतोष
और सावित्री के परिवार पर कहर बनकर टूटा। हाँ, लेकिन गुड़िया का अब तक कोई पता नहीं चला। किसी को भी नहीं पता था कि गुड़िया पानी की लहरों में आगे बढ़ रही है। वही खारी नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां मोहन अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। संतोष के गांव की तरह ही उनका गांव भी सूखे की लपेट में था। इनके गांव में भी पानी की बहुत ज्यादा कमी थी, क्योंकि गांव में कई महीनों से बरसात ही नहीं हुई थी। सुबह सुबह मोहन अपनी पत्नी निर्मला के साथ घर के बाहर बैठा हुआ बातें कर रहा था। अरे मोहन, तुम कौन सा काम करोगे? हमारे गांव में तो सूखा पड़ा हुआ है और इस खारी नदी से भी कुछ खास नहीं मिलेगा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? कुछ ना कुछ तो होगा ही। मोहन मायूस होकर अपनी पत्नी से कहता है। निर्मला, एक बात बताओ, हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा कब आएगा? यह तो भगवान के हाथ में है मोहन। हमने कितनी कोशिशें की, लेकिन शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा। ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं जरा नदी के किनारे होकर आता हूँ। मोहन अपने घर से निकलकर नदी के किनारे जाने लगता है। नदी के किनारे अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसे वहां बैठकर बड़ा सुकून मिल रहा था। मोहन नदी के किनारे बैठकर मजे ले ही रहा था कि अचानक उसे किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी। अरे, यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है, फिर यह बच्चा कहाँ से रो रहा है? वह यहाँ वहां देखता है, लेकिन उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं देता। शायद मेरा भ्रम होगा। मोहन फिर से नदी के किनारे बैठकर खूबसूरत नजारा देखने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। नहीं, यह मेरा भ्रम नहीं है, यहाँ कोई बच्चा है। अब वह आवाज की ओर बढ़ता जाता है, ये देखने के लिए कि आवाज कहाँ से आ रही है। काफी दूर जाने के बाद उसे एक नाव दिखाई दी, जिसमें से वो आवाज आ रही थी। वह पास आकर देखता है कि नाव में छोटी सी नवजात बच्ची थी जो जोर जोर से रो रही थी। मोहन उस छोटी बच्ची को नाव से बाहर निकाल लेता है और उसे अपने घर ले आता है। निर्मला, जल्दी बाहर आओ, देखो मेरे पास क्या है। निर्मला मोहन के हाथ में बच्चा देखकर बहुत खुश हो जाती है। यह बच्ची कहाँ से आई मोहन? मोहन सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाता है। मुझे यह नाव में पड़ी मिली, पता नहीं इसे यहाँ कौन छोड़ गया। हो सकता है भगवान ने हमारी सुन ली हो मोहन। हम इतने सालों से एक संतान के लिए तरस रहे थे और आज यह बच्ची हमारे घर आ गई। निर्मला, यह किसी और की बेटी है। हमें इसे कल सुबह इसके असली माता पिता को लौटा देना चाहिए। ये सुनकर निर्मला दुखी हो जाती है, क्योंकि उसका मन बच्ची को लौटाने का नहीं करता। पर मोहन, अगर हमें कभी अपनी संतान नहीं मिली तो? निर्मला की बात को मोहन अनसुना कर देता है। दोनों बच्ची को लेकर झोपड़ी में चले जाते हैं। शाम हो चुकी थी। निर्मला ने बच्ची को सुला दिया था और अब दोनों खाना खा रहे थे। खाना खाकर दोनों सोने लगते हैं, लेकिन निर्मला थी जिसको नींद ही नहीं आ रही थी। क्या यह सच में भगवान का दिया तोहफा है? सुबह होती है। मोहन देखता है कि उसकी पत्नी उस बच्ची को प्यार से निहार रही थी। उसकी आंखों से ममता झलक रही थी और चेहरे पर जिंदा थी कि कहीं उसे इस बच्ची को लौटाना ना पड़े। अगर इस बच्ची को किसी को सौंप दिया तो क्या यह सही होगा? इसके असली माता पिता कौन हैं, कहां हैं, कुछ नहीं पता। पर निर्मला की ममता देखकर लगता है कि यह अब हमारी बेटी बन चुकी है। ये सुनकर निर्मला मुस्कुरा जाती है।
अरे जी, आप उठ गए? चलो, मैं खाना बना देती हूँ। गांव में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। मोहन को डर था कि गर्मी से बच्ची को कुछ हो ना जाए। पर खाना कैसे बनेगा? पानी तो खत्म हो गया है। ठीक है, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। मोहन गांव के इकलौते कुएं के पास पहुंच जाता है, जहां पर सारे गांव के लोग पानी भरने आते थे। गांव में एक ही कुआं होने के कारण बहुत भीड़ थी। कुएं के पास लंबी लाइन लगी हुई थी। मोहन बड़ी मुश्किल से एक मटके भर पानी लेकर घर की ओर चल देता है। निर्मला, पानी ले आया हूँ, अब जल्दी से कुछ बना दो। निर्मला ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और खुशी से खाने लगे। शाम होती है। निर्मला बच्ची को बाहर लिटाकर अपना काम कर रही थी। अगर इसके असली माता पिता आकर इसे ले गए तो मेरा क्या होगा? यह तो मेरी दुनिया बन गई है। मोहन दूर बैठकर निर्मला की चिंता समझ रहा था। निर्मला, घबराओ मत, ये बच्ची तुम्हारी है, इसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। ये सुनकर निर्मला बहुत खुश हो जाती है। सच में? हाँ, मैं वादा करता हूँ। और खुशी खुशी अपना काम करने लगती है। तभी बच्ची की रोने की आवाज आती है। मोहन, जल्दी आओ। क्या हुआ? देखो, पानी खत्म हो गया है। हमारी बेटी बहुत रो रही है, उसे पानी चाहिए। रात में गांव जाना सुरक्षित नहीं है। मोहन ने निर्मला को समझाया। कुछ भी करो, पर पानी लेकर आओ। मोहन अंधेरी रात में पानी लेने के लिए गांव की ओर निकल गया। मोहन ने कुएं के पास आकर देखा तो लोग रो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी परेशानी आ गई हो। क्या हुआ भाई? गर्मी ने सब बर्बाद कर दिया भाई। सूखे ने हमारी पूरी खेती खत्म कर दी। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। अब हम क्या करें? बस भगवान से प्रार्थना करो कि बारिश हो जाए। उसने बूढ़े काका को समझाया और उन्हें तसल्ली दी। वह पानी लेकर जंगल के रास्ते लौट रहा था। तभी उसने ये खौफनाक नजारा देखा। गांव के जानवर पानी न होने की वजह से मरने लगे थे। अगर खारी नदी का पानी मीठा होता तो आज ये जानवर जिंदा होते, इंसान भूखे प्यासे न मरते। मोहन मायूस होकर घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने उसका मायूस चेहरा देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मोहन ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। निर्मला, दूसरे गांव के लोग बर्बाद हो गए हैं। वहां खाने को कुछ नहीं बचा और रास्ते में मैंने कुछ जानवरों को पानी की कमी से मरा हुआ देखा। ये सुनकर तो निर्मला भी परेशान हो गई। दोनों ने खूब सोचा, लेकिन उन्हें इस मुसीबत का हल नहीं मिला। गर्मी की मार हम सब पर बहुत भारी पड़ रही है। पर हम कर भी क्या सकते हैं? मोहन गांव में पानी की किल्लत को लेकर बहुत दुखी था। उसे इस बात को लेकर नींद भी नहीं आ रही थी। बहुत दिन बीत जाते हैं। गांव में पानी ना के बराबर बचा था। वहीं मोहन के घर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। निर्मला, अब क्या करें? पानी तो दूर दूर तक नहीं है और यह गर्मी जानलेवा होती जा रही है। आप एक काम करो, नदी के उस पार जाओ। शायद वहां कोई गांव हो जहां हमें पानी मिल सके। मोहन ने सोचा कि शायद उसकी पत्नी की बात सही हो और गांव के उस पार उसे पानी मिल जाए। मोहन तुरंत नाव पर सवार होकर गांव के उस पार चल देता है। जैसे तैसे करके मोहन दूसरे गांव पहुंचा तो ये देखकर वो बहुत निराश हो गया, क्योंकि वहां के लोगों के हालात उससे भी ज्यादा खराब थे। अरे भाई, यहां कहीं मीठा पानी मिलेगा क्या? मेरी बेटी बहुत प्यासी है।
यहाँ किसी के पास पानी नहीं है। अगर पानी चाहिए तो सेठ चंद्रलाल के पास जाओ, उसके पास जरूर होगा, लेकिन पैसे देकर ही मिलेगा। मोहन सेठ चंद्र का नाम पता पूछने लगता है। कुछ ही देर में वह सेठ चंद्र के घर के पास पहुंच जाता है। उसने कुछ लोगों की फुसफुसाने की आवाज सुनी तो मोहन वहां छुपकर उनकी आवाज सुनने लगा। सेठ जी, हमने उस बच्ची को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वह नहीं मिली। हाँ, और उसकी लाश भी नहीं मिली। मतलब वह अभी भी जिंदा है और किसी न किसी के घर में होगी। लेकिन सेठ, उसके माँ बाप को तो हमने मार दिया था। अब बच्ची से क्या लेना देना? मुझे उस बच्ची की लाश चाहिए, कैसे भी। ये सुनकर मोहन हैरान रह जाता है। हे भगवान, इसका मतलब जो बच्ची हमें नाव में मिली थी वह इसी गांव की थी। उसके माता पिता की हत्या कर दी गई और अब यह लोग इसे भी मारना चाहते हैं। ये सुनकर मोहन को अब उन गुंडों से डर लगने लगा था कि कहीं वो उस बच्ची को हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि निर्मला बच्ची के साथ घर पर अकेली थी और वो इन गुंडों का सामना नहीं कर सकती। मोहन गांव में वापस लौट आया, लेकिन वह देखता है कि गांव में काले बादल छा गए और बिजली खड़कने लगी। ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली हो। लग रहा है बारिश होगी। गांव की महिलाएं भी बहुत खुश हो गई थीं। माँ, अब मैं भरपेट पानी पी सकता हूँ ना? मोहन भी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कई महीनों बाद गांव में बारिश होने जा रही है। कुछ ही देर में काले बादल पानी बनकर बरसने लगे। गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वे सब खुशी से खूब नाच रहे थे। तभी सेठ चंद्र जहां पर खड़ा हुआ था, वहां पर एक जोरदार कड़कती हुई बिजली गिरी और कुछ ही सैकड़ों में सेठ चंद्र खाक हो गया। ये देखकर गांव वालों की खुशी डबल हो गई। सेठ चंद्र मर गया। हमारे गांव पर उसका अत्याचार खत्म हो गया। भगवान, आपने न्याय कर दिया। मेरी बेटी के माता पिता के हत्यारे को आपने सजा दे दी। सुबह होते ही मोहन अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसने एक चमत्कार देखा। उसने देखा कि जानवर नदी का पानी पी रहे थे, जो कि खारा था। यह कैसे हो सकता है? खारी नदी का पानी तो खारा था, फिर ये जानवर इसे क्यों पी रहे हैं? मोहन ने ये देखने के लिए कि खारा पानी जानवर कैसे पी रहे हैं, तो उसने भी पानी को चखा। अरे, ये तो मीठा हो गया। मोहन बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसके गांव में भी अब मीठे पानी की नदी बन गई थी। इस खुशखबरी को बताने वह भागकर गांव वालों के पास गया। हमारी नदी का पानी अब खारा नहीं रहा, ये मीठा हो गया है। अब हमें कभी पानी की कमी नहीं होगी। मोहन के गांव में भी खुशियां आ चुकी थीं। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। मोहन नाव में बैठकर अपने घर की ओर जाने लगा। उसने ये खुशखबरी अपनी पत्नी को दी। निर्मला, हमारी बेटी के असली माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें निर्दयता से मार दिया गया था, लेकिन देखो, भगवान ने न्याय कर दिया। जिन्होंने उसके माता पिता को मारा, वे भी अपनी सजा भुगत चुके हैं और हमारी बेटी, जिसे भगवान ने हमारे पास भेजा, अब हमेशा के लिए हमारी हो गई है। हाँ मोहन, अब ये सिर्फ हमारी बेटी है। इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। कुछ समय बीत गया है। मोहन अब सब्जियों की खेती करने लगा। क्योंकि उसके घर के बाहर से नदी जाती थी, तो उसको पीने का पानी और खेत के लिए भी पानी लेने के लिए भी कोई मेहनत नहीं लगती थी।
निर्मला भी अपना काम निश्चित होकर करने लगी। अब उनकी बेटी भी बड़ी हो चुकी थी, तो वे सब साथ में मस्ती किया करते थे। मोहन और निर्मला को मानो जीने की एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। गांव के लोग भी नदी के पानी में बहुत मस्ती किया करते थे। वे सब गर्मियों में नदी के किनारे खूब नहाते थे। गांव में जो खेत पानी की कमी से नष्ट हो चुके थे, वे अब हरी भरी फसलों से लहराने लगे। गांव में अब सब लोग खुशी से जीने लगे। लेकिन इस गर्मी और इस पानी की कमी से जो गांव में बंजर जमीन हुई थी, उसकी वजह से न जाने कितनों के घर उजड़े थे, न जाने कितने लोग बर्बाद हुए थे। इन सब बातों को जब मोहन याद करता तो वह निराश हो जाता। लेकिन फिर जब वह अपनी बेटी को खुशी से झूमता देखता तो वह भी बहुत खुश हो जाता।